कैसे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2014, 17, 18, 19, 21, 22 आगे भी पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। ये है चैप्टर 1। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे लिए। पहला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारा पहला प्रश्न, जैसा कि बोल रहा है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे मुझे आय प्राप्त होती है, उससे हम क्या करते हैं, मतलब कुछ भी करके मुझको पैसा प्राप्त होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है आर्थिक क्रिया का मतलब ये अपना क्रिया। समझ में आ रहा है। प्राथमिक क्रिया का मतलब प्रथम हो जाएगा, द्वितीय की जस्ट आपको आगे बताएंगे। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दूसरा नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको कि किनके अनुसार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है। क्या मतलब अर्थशास्त्र आजीविका, आजीविका का मतलब जीवन भर क्या किया जाता है, तो अर्जन किया जाता है का मतलब इकट्ठा किया जाता है। अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए कि पैसा कौड़ी और सुख सुविधाएं। ओके, तो ये कौन कहे हुए थे, तो ये जो कहे हुए थे आपके ये ब्राउन नाम के समझिए कि दार्शनिक वैज्ञानिक ने कहे हुए थे। चलिए 3 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज को तो आपको तो याद कर रखना पड़ेगा। ये बोले कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए क्षेत्र हम लोग को 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, एक द्वितीय एक तृतीय क्षेत्र होते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में याद रखिएगा क्या चीज को रखी जाती है, तो कृषि क्षेत्र को रखी जाती है। और इतना याद रखिएगा भारत के लगभग आपके 50% लोग जो होते हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ छुपा हुआ बेरोजगारी भी है। और द्वितीय में याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र आ जाएंगे, तृतीय में आते हैं आपके सेवा क्षेत्र। ओके, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, तो मतलब ये कौन से क्षेत्र के अंग होते हैं। ओके, तो देखिए जो उद्योग होंगे वो द्वितीय क्षेत्र के होंगे, और जो संचार होते हैं जो वेब के माध्यम से जो भी आपकी सुविधाएं दिए जाते तो तृतीय होंगे। और ये जितने भी कृषि करते हैं मतलब किसान काम करते हैं सबके सब आपके कौन से में आ जाते हैं, तो प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निर्माण कार्य निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, मतलब जो निर्माण करने का कार्य करता है। ओके, तो 5 का जो राइट आंसर का निर्माण कौन करता है, उद्योग करते हैं, तो इसका जो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग, जैसा कि बताया गया। और कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो 5 का आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, जिसे तीसरा क्षेत्र बोलना। ओके, नहीं कृषि क्षेत्र आपका प्रथम है, विज्ञान क्षेत्र आपका द्वितीय, शिक्षा क्षेत्र भी आपका द्वितीय, लेकिन जो आपका सेवा क्षेत्र है याद रखिएगा ये कौन सा है, तो आपका तृतीय क्षेत्र है। यानी 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 में इसको पूछा गया है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई देगा अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका जो है वो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा वहां पर सभी क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ओके, समाजवादी आपका चीन में यानी जापान में है लगभग। ओके, और मिश्रित याद रखिएगा हम लोग के देश में जिसको हम लोग भारत बोलते हैं। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, कि जो समाजवादी होते अर्थव्यवस्था ज्यादातर वो लोग बल किस पे देते हैं लोगों के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवादी के लिए लोक कल्याण पर, कि लोग का कैसा कल्याण हो। कौन ये देते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था देते हैं। पूंजीवादी अपना ही क्या करते हैं, इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब यूं समझिए कि मतलब पूंजीवादी भी है, सभी प्रकार के होते हैं लोगों के। तो याद रखिएगा वो जो देश है वो अपना देश है जिसको भारत बोलते हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये कब पूछा, 2014, 17, 18, 19 और 21 में भी पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पाद
उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। देखिए जब निजी हो के मतलब अपना हो तो याद रखिएगा वो होते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं। ओके समझ गए। और ये समझिए कि जो सबका हक हो समाज का हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये दोनों के दोनों जिसमें इंक्लूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तब मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर, चलिए जैसे कि 11 नंबर आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है कि समाज के सभी वर्गों में जीवन स्तर का सुधार होना या विकास होना क्या कहलाता है। कि मतलब सभी वर्गों में, जैसे सभी वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग हो गए, आपका क्षुद्र वर्ग हो गए, सभी जो वर्ग होते हैं उनमें विकास या सुधार होने को क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं। याद रखिए समावेशी विकास इसको कही जाती है, जिसमें सभी को क्या किया जाए सम्मिलित दिया जाए। राष्ट्रीय आय का मतलब समझे राष्ट्र की एक साल का जो आय होते हैं। राज्य विकास का मतलब जो जैसे बिहार हो गया, बिहार में विकास जो होगा वो राज्य विकास कहलाएंगे। ओके चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है, मतलब आर्थिक जो क्रियाएं होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। ओके मतलब कि हम लोग मेहनत करते कमाते धमाते हैं, क्या इस चीज के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए भी नहीं, परोपकार के लिए भी नहीं, हम अपना क्या करने के लिए जीवन उपार्जन करने के लिए क्या करते कमाते धमाते हैं लोग। ओके चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन। ओके तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 2011 में पूछा है, 17 में भी पूछा है, 19 में पूछा है, 21 में पूछा है। ओके तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे 15 मार्च 1950 को। कितना हो जाएंगे 15 मार्च 1950 हो जाएंगे 13 के राइट आंसर। चलिए हम लोग अब 14 का देखते हैं। 14 क्या बोल रहा है, मतलब कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जो नीति आयोग था वो स्थापना कब हुआ था, अभी देखेंगे आपका 1950। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1950 हो जाएंगे। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा। 15 नंबर कह रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो योजना आयोग होते हैं उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इनकी जो होती है याद रखिएगा 8 होते हैं। योजना आयोग की जो सदस्य के होते हैं कितने होते हैं 8 होते हैं। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब कौन मीटिंग बुलाने के लिए इसमें सक्षम होते हैं, तो वो होते हैं आपकी याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। ओके चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे कि 1950 की बात है। तो ये समझिए उस समय यही ना प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय ये प्रथम क्या थे अध्यक्षता किए हुए थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वो देश क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा विकसित कहलाते हैं। और जिनमें सबसे कम होती है अविकसित कहलाता है, जिसमें थोड़ा बहुत चलते रहता है ये सोच अर्ध विकसित मतलब आधा विकसित कहलाती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित होते हैं। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ओके मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न में हमारा, ये बोल रहा है कि देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। जो मौद्रिक मूल्य होते हैं उनको क्या कहते हैं एक वर्ष के अंदर। तो याद रखिएगा ये बोला जाता है राष्ट्रीय आय बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देश के ये अंदर क्या किया जा रहा है तो गणना किया जा रहा है। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा क्या बोल रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। मतलब आर्थिक उद्देश्य क्या था जब स्वतंत्रता प्राप्त में समझिए स्वतंत्र हुए तब। ओके तो जो 22 का जो आंसर
होगा वो देखिए तीव्र आर्थिक विकास, यस मतलब जल्दी से जल्दी भारत विकास करे, रोजगार सृजन का मतलब सबको रोजगार दिया जाए, निर्धनता उन्मूलन का मतलब गरीबी हटाया जाए, यानी इनमें से क्या हो जाएगा सभी, ये क्या था तो उद्देश्य था। चलिए हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल क्या कहलाता है। देखिए जब भाग करते हैं याद राष्ट्रीय आय में हम लोग ये समझिए कि जनसंख्या से करते हैं तो याद रखिएगा वो निकलता है आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ओके अब चलिए 24वां प्रश्न हम देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का मतलब गेहूं होते हैं। ओके तो वो किस व्यवस्था में क्या थे तो यूं समझिए कि संपन्न हुए। तो इसका देखिए ये जो चीजें हैं आपका और इसमें गेहूं होगा तो किसानी करेगा, जब किसान करेगा तो कौन सा क्षेत्र आ जाएंगे आपके, तो ये प्राथमिक क्षेत्र आपके आ जाते हैं। 24 का जुलाई। जिस समय प्रश्न को देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है। सबसे ज्यादा जो है याद रखिए गोवा और सबसे कम है जो अपना राज्य है क्या है बिहार है। ओके इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ जा रहा है। अब देखिए 26वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। सबसे कम जो है वो बिहार में, सबसे ज्यादा आपका कहाँ है तो गोवा में है। अब चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। मतलब आधारभूत हमारे संरचना का मतलब वो नहीं रहेगा तो हम लोग को जीना क्या हो जाएगा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कौन है, वित्त नहीं, शिक्षा भी नहीं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है स्वास्थ्य है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 28वां प्रश्न को देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब कौन इसको क्या करते हैं तो तैयार करते हैं। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा UNDP क्या करते हैं तो इसका सूचना तैयार करते हैं। ओके चलिए 29वां प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान कौन से देश है, मतलब पहला स्थान जो देश है वो कौन है तो याद रखिएगा पहला जो है वो नार्वे है। ओके यानी 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा 129वां क्या है तो भारत का स्थान है। अब आपका क्या किया थोड़ा सा ग्रोथ किया हुआ है। अभी 31वां बोल रहा है कि बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, जो कि 2021 में पूछा। सबसे मुख्य साधन क्या है तो याद रखिएगा कि लोग ज्यादातर खेती करते हैं। यानी 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, मतलब यो पिछड़ा हुआ है तो क्या मुख्य कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यस गरीबी भी, बेरोजगारी भी, यानी समझिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां क्या बोल रहा है, बोल रहे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, मतलब आर्थिक क्रिया के मतलब जो कि हम लोगों को क्या करते हैं तो उससे जीवन यापन करते हैं, यानी कौन से देखिए तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, देखिए कृषि जरूरी है, खनन खोदना जरूरी है, पशुपालन करना जरूरी ही है, यानी 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां मेरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, का मतलब कि क्या गुण होता है, निजी लाभ नो, मूल्य तंत्र नो, सामाजिक कल्याण यस, सामाजिक कल्याण, समाजवादी के मतलब कि समाज से जो प्रेम रखे उसी को सामाजिक कल्याण भी बोलते हैं। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 35वां देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्रंग लैंड आयोग संबंधित है, ब्रंग लैंड आयोग संबंधित है, मानी किससे संबंधित है, तो जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा आर्थिक विकास से ये क्या होते हैं तो संबंधित होते हैं। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, मतलब सबसे पहले क्या किया गया तो जारी किया गया, तो याद रखिएगा वो जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे आपके, मनमोहन सिंह। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी और अच्छा लग रहा है तो अगर मेरे साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक और क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके।
अब नेक्स्ट चीजों में हम लोग क्या करेंगे, राज्य और राष्ट्र की शास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो है आपका बोर्ड मॉडल, इसको देखना ना भूले आप। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देते हैं, जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड मॉडल 2021 में। और इसी तरह आपके क्या करते पूछता है। और ये जो इकोनॉमिक्स का ये दूसरा पार्ट है आपका राज्य एवं यूं समझिए कि राज्य की आय, ऐसा है चैप्टर के नेम। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। मतलब कि अगर हम शारीरिक करें या मानसिक काम करते हैं तो क्या कहा जाता है उसको। तो याद रखिएगा आय, आय के मतलब इसको इनकम कहा जाता है। देखिए दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है का मतलब अभी भी पीछे है। तो याद रखिएगा सबसे पिछड़ा है वो कौन सा, बिहार, जिसको बीमारू राज्य में भी इसको रखा जाता है। और सबसे अच्छा जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय खूब ज्यादा है। ओके चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि गरीबी के कुचक्र की धारण किसने बताया था, धारणा किसने बताया था कि गरीबी आपका क्या कुचक्र है। ओके तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यस आपके सी हो जाएंगे। ये बताए थे रेगन नॉक्स, कौन बताए थे, रेगन नॉक्स ने बताए हुए थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो कि 2013, 15, 21 में पूछा था। सबसे ज्यादा याद रखिएगा गोवा और सबसे कम कौन से है, तो आप ही का राज्य है बिहार है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। जो भारत में राष्ट्रीय आय होता है उसके आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है या विश्व बैंक करता है या इनमें से कोई नहीं करता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है कि एमयू समझिए कि आपका कितना राष्ट्रीय आय हुआ। ओके अब चलिए हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, मतलब राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल रहता है, वस्तु का मूल्य, वस्तु सेवाओं का मूल्य, खाली सेवाओं का मूल्य। तो देखिए ये चीजें दोनों शामिल रहते हैं। ओके यानी 6 का जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके बी हो जाएंगे। अब देखिए 7 नंबर भी देख लीजिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा गोरे रंग वाले अपनाए थे, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था, मनी समझिए कि अपनाया गया था। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की धारणा है। राष्ट्रीय आय की क्या होती है, धारणा होती है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये भी होता है। मतलब 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, सभी के सभी। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, मतलब कि पहली बार कब किया गया था। ओके आकलन। ओके तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आयु समझिए कि 1868 में क्या किया गया था, तो आकलन किया गया था। तो उस टाइम याद रखिएगा हर एक व्यक्ति का जो आकलन आया था, यानी साल भर में वो लोग 20 रुपया ही खर्च कर पाते हैं, ऐसा आकलन आया था। कब, तो इतना में, अब तो आपका ज्यादा आएगा है। ओके चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, मतलब कौन थे उस समय की क्या किया गया था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। उस समय दादा भाई नौरोजी थी। ओके कौन थी, दादा भाई नौरोजी थे। ओके अब चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, कि मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आय का समिति कब गठन किया गया, कि चलिए देखा जाए राष्ट्रीय आय क्या क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा यूं समझिए कि 1949 में किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है हमारा। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। ओके किनकी अध्यक्षता जो थी ओके उस समय। ओके तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएंगे पीसी महालनोबिस। ये जो थे उन्हीं में क्या किया गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आय की समिति ने क्या किए थे, तो गठन किए हुए
थे। अब चलिए अब आपका ये समझिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1948 और 1949 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितने रुपये बताई गई थी, मतलब कितने रुपये आपकी क्या गई थी, बताई गई थी, अनुमानतः था। ओके, तो ये जो बताया गया था आपका 86 करोड़ और ये समझिए कि नहीं ऐसा बोला 8,000 नहीं समझिए कि 8,650 करोड़ रुपया क्या किया गया था, बताया गया था 48 या 49 के टाइम में। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत के में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो मैंने बताया कि 20 रुपया आया था। कितने रुपया आया था, 20 रुपया आया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में सर्वाधिक प्रति आय वाला जिला कौन सा, मैंने सबसे ज्यादा उन लोगों के पास पैसा 2014 2018 19 में पूछा है, तो वो है आपका याद रखिएगा पटना है। ओके, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, सबसे कम है वहां पर, तो याद रखिएगा शिवहर एक जिला है जहां पर सबसे आपके क्या मिलते हैं, तो कम में मिलते हैं प्रति व्यक्ति आय। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय विश्व के विकसित देशों की अपेक्षा क्या है, तो बहुत ही आपके क्या है, कम है, कुछ ज्यादा होता है वह नहीं। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2008 या 9 कौन सा भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना तक, मतलब एक साल में वो कितना खर्च किए थे, 18 का। ओके, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन हम आपके बी हो जाएंगे, 25,494 रुपया था। ओके, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय गणना की विधि है, मतलब कौन है, तो देखिए उत्पादन की विधि, यस, व्यय की भी विधि, यानी 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, रहन सहन के स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो ये कौन करता है, तो याद रखिएगा अगर प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा है, मतलब मैं ज्यादा कमाता हूं तो समझिए कि मेरा रहन सहन कुछ अलग होंगे, कम कमाएंगे तो हमारा रहन सहन का होते हैं। जैसे कि आपको एक ही समय प्रश्न दिखाई दे कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है जो 2018 19 और 20 में कंटिन्यू में तीनों साल पूछा हुआ है। ओके, तो कौन सा होता है वित्तीय वर्ष, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक क्या किया जाता है, गणना किया जाता है, और 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 3 अप्रैल ये समझिए को क्या किया जाता है, तो न्यूज में बता दिया जाता है कि आपका जीडीपी इतना है, चाहिए इतना है, चाहिए इतना विकसित है या अनविकसित में चल रहा है देश। ओके, अब चलिए बोल रहे हैं कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, मतलब कौन से इसमें जो पद है जिसका हम लोग क्या कर सकते, प्रयोग कर सकते, तो वो किया जाता है समावेशी विकास का, मतलब सबका साथ और सबका क्या विकास। ओके, चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा 23 नंबर प्रश्न, बोले कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, मतलब क्या चीज का योगदान है जो कि सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा भारत में कृषि क्षेत्र का सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। ओके, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं 24 नंबर, मतलब कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, सबसे पहले कौन लगाए थे। ओके, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या किए थे, तो लगाए हुए थे। अगर ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लग रहा है क्योंकि सीरीज बाय सीरीज कराया जा रहा है, ओके, तो अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करके मेरे मनोबल को क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है, कि मतलब ये समझिए आज की डेट में सब पैसा ही है, ये कौन कहे थे, तो याद रखिएगा ये मार्शल नामक व्यक्ति ने इस बात को कहे हुए थे। ये का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, मतलब किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, कि मुद्रा वो है जो मुद्रा के क्या करती है, कार्य करती है, तो ये कौन कहा था। ओके, तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये नैप नाम के व्यक्ति कहे थे जो कि 2021 में क्या किया है, पूछा हुआ है। अब देखिए ये 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि मैंने बताया था मुद्रा साख और ये क्या है बचत से संबंधित ये प्रश्न को लिए गए, इसी से आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा गया है। जैसे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि विनिमय के कितने रूप
रूप होते हैं, मतलब आदान प्रदान की इसमें कितने रूप होते हैं। ओके, तो यूं समझिए कि इसका जो आपका 5 नंबर 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो 2 होते हैं। ओके, एक आपके क्या होते हैं, तो वस्तु विनिमय होते हैं, मुद्रा विनिमय होते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, कि मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है आज के डेट में। आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है मुद्रा। ओके, मतलब क्या चीज, तो पैसा। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, कि मतलब क्या चीज का होता है वस्तु विनिमय में। ओके, तो यूं समझिए कि वस्तु वस्तु का होता है। ओके, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है, कि मतलब जब वस्तु विनिमय की माने क्या करते हैं, तो यानी विनिमय करते हैं, ये सिस्टम की कठिनाई क्या है, तो देखिए ये मूल्य संचय का अभाव होते हैं। ओके, सह विभाजन का भी अभाव, जैसे कि एक भैंस है उनको आधा आधा दूसरी जगह बांटना, तो आधा आधा थोड़े करेंगे, तो ये समझिए कि आपकी क्या है, तो कठिनाइयां है। मूल हस्ताक्षर की समस्या भी है। ओके, मतलब कि 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे प्रकार की इसमें समस्याएं होती है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मुद्रा से वस्तु लेन देन करने की प्रणाली को क्या कहते हैं, जो मुद्रा से संबंधित होते हैं लेन देन, वो प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। चलिए कि आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से वस्तु का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां है, मतलब क्या चीज की है कि वो सबसे बड़ी उपलब्धियां आ गया, तो वो था याद रखिएगा मुद्रा। कौन सी था जी, आपका मुद्रा था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है, मतलब आदान प्रदान का सबसे उच्च माध्यम क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो होते हैं मुद्रा। कौन सा है आपके, तो मुद्रा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, मतलब आधुनिक रूप नहीं है। देखिए मुद्रा जमा। ओके, यूं समझिए तो जो 10 का आंसर हो रहा है वो हो रहा है ड्राफ्ट। ये एक प्रकार के क्या आधुनिक रूप अभी नहीं बना हुआ है। अब देखिए गाड़ी पूछ रहा है नेपाल की मुद्रा क्या है, जो नेपाल में है उसको मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो इस मुद्रा को याद रखिएगा हम लोग रुपया कहते हैं, और पाकिस्तान में भी रुपया चलता है और अपना इंडिया में तो जानते हैं कि क्या चलता है, तो रुपया ही चलता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इराक की मुद्रा क्या है, जो इराक है उनकी मुद्राएं क्या है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनार है। कौन सा है जी, आपके दिनार है। ओके, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 13 नंबर मेरा प्रश्न, बोला कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, माने मुद्रा का वो काम है ही नहीं। ओके, तो मूल्य का मापन। ओके, एक नंबर ऑप्शन ये है आपके, ठीक है ना। अब चलिए बी नंबर ऑप्शन है मूल्य का संचयन, और 3 नंबर है मूल्य का हस्ताक्षर। ये आपका मुद्रा का कोई प्रकार की कार्य नहीं है। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता मिला है, का मतलब कि अच्छा से इसको मान्यता मिल गया है। ओके, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह साख मुद्रा का। ओके, साख मुद्रा का मतलब इसमें क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं और डेबिट कार्ड भी आ जाते हैं, जो प्लास्टिक पैसा के रूप से भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है, मतलब आधुनिक मतलब भिक के माने क्या है, तो ये समझिए रूप में आपका क्या चल रहा है। ज्यादातर सोने का सिक्का तो बंद हो गया, चांदी का भी सिक्का बंद हो गया, कागज का चल रहा है। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 16 नंबर देखते हैं, कहा था कि निम्नलिखित में कौन सा विधिग्राही मुद्रा है। विधिग्राही क्या है, तो आपका मुद्रा है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 10 रुपया का नोट। कौन सा है आपका, 10 रुपया का नोट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीएम का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ओके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक पैसा आपको निकाल कर क्या करता है, देने का कार्य करता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं, प्लास्टिक मुद्रा तो वो है वह नहीं। ओके, तो
देखिए एटीएम कार्ड, ये बोला क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनमें से कोई देखिए एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, और समझिए कि क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई है वह नहीं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, जो कि 2018, 20 और 21 में कंटिन्यू पूछा हुआ है। ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, का मतलब क्या कहते हैं, मुद्रा को जारी करती है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब चलिए हम लोग अब 20 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट जारी कौन करते हैं, याद रखिए केंद्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन से संस्थाएं करती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपया के नोट क्या होते हैं, तो जारी होते हैं। देखिए किस समय बोल रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन सी जारी करता है, मतलब जो करेंसी नोट होता है वो कौन जारी करता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, तो करेंसी नोट को जारी करता है। इन्हीं के पास में क्या है, तो वो पावर दिया गया है। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, मतलब किनको लाभ हुआ, उपभोक्ता को हुआ ही है, उत्पादक को हुआ ही है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। ओके, चलिए 23 नंबर देखते हैं कि आय तथा उपभोग में अंतर को क्या कहते हैं। आय होता है उसमें से हम लोग खर्च कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यानी जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओके, 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, चलिए इसको हम लोग यहाँ से देखने का कार्य करते हैं। जैसा कि आपको 24 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि बचत कितने प्रकार के होते हैं, जो बचत होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बचत आपके 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 25 नंबर बोल रहे कि साख का अर्थ क्या है, जो साख होते हैं उसका अर्थ क्या है, विश्वास करना भी है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होना चाहिए। यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहे हैं कि साख के कितने पक्ष होते हैं, जो साख होते हैं उनके कितने पक्ष होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा यानी ऋण मुद्रा होता है। कौन सा होता है आपका, जो पक्ष होते हैं चेक का एक प्रकार का, सॉरी। और देखिए साख के कितने पक्ष होते हैं। ओके, तो जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इनके मात्र 2 होते हैं। ओके, अब चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। बोल रहा है कि चेक एक प्रकार के कौन सा मुद्रा है, तो याद देखिए साख मुद्रा होता है। कौन सा मुद्रा होता है आपका, साख होता है। ओके, चलिए अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण नहीं है, मतलब मुद्रा है ही नहीं। करेंसी नोट ये भी मुद्रा है, बैंक ड्राफ्ट ये नहीं है, सिक्के है, इनमें से कोई यानी यूं समझिएगा 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ओके, चलिए 29 नंबर देखते हैं कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। जैसे कि बताया गया अगर कोई प्रकार की बैंक नहीं करते, सेंटर के द्वारा होता है, मतलब वित्त विभाग ये क्या करता है, 1 रुपया का नोट को जारी करता है। चलिए हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि ये 2022 में आपको हाल ही फिलहाल में प्रश्न को किया हुआ है। बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा किसको जानते हैं, चेक को भी नहीं जानते हैं, बैंक ड्राफ्ट को भी नहीं जानते, करेंसी नोट को भी नहीं जानते। ये डेबिट कार्ड एक प्रकार के क्या है, तो प्लास्टिक मुद्रा होते हैं। अब चलिए हम लोग 31 नंबर का देखते हैं आंसर क्या हो रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस का जो मुद्रा है वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा रूबल होता है। कौन सा होता है आपका, रूबल होते हैं। और 32 नंबर को बोल रहे हैं कि साख का आधार है क्या है, यानी साख का जो आधार होता है क्या होता है, तो एक प्रकार का विश्वास होता है। अगर साख पर आप नहीं समझिए विश्वास है तो साख होती है, नहीं है तो आपका कोई होता नहीं। चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं। इससे आपका समझिए सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। जो स्वीडन है उसकी मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा कोरोना है। कौन सा है आपका, कोरोना। ओके, कोरोना नहीं कोरोना ऐसा। ओके, अगर वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और यूं समझिए कि लाइक और अपने मेरा प्रश्न है बोले कि वित्तीय संस्था का कार्य है। वित्तीय का मतलब जो पैसा वैसा का कलेक्ट करती है उसका क्या कार्य होता है। ओके,
ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना या खाद्यान्न संबंधित या इनमें से कोई नहीं, तो ज्यादातर इसे वित्तीय का जो पैसा का लेन जो करता है तो ज्यादा वो ऋण संबंधित जरूरतों को पूरा करने में ये क्या करता है, तो मदद करता है। ओके, अब 2 नंबर बोल रहा है कि वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं। जो वित्तीय संस्थाएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो याद देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। ओके, और कौन कौन से होते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक होते राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, एक राज्य वित्तीय संस्था होते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या दे रहा है 3 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था की 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। 2 प्रमुख कौन कौन सी संस्थाएं थी, याद रखिएगा भारतीय मुद्रा बाजार भी है और भारतीय पूंजी बाजार भी है। मतलब 3 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोले कि भारतीय मुद्रा बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, मतलब क्या चीज के उपलब्ध कराता है, ऋण के मतलब का माने दीर्घकालीन के लिए या आपातकालीन के मतलब अल्पकालीन के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए। ये जो कराता है मुद्रा जो बाजार होते हैं वो अल्पकालीन के लिए ही कराते हैं। ओके, 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले कि भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराते हैं। जो भारतीय पूंजी बाजार होती है वो क्या कराती है, तो ये समझिए वो दीर्घकालीन के लिए कराते हैं, जैसे 5 साल 6 साल, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक होंगे। ओके, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, क्या मतलब कौन कौन सी संस्था होती है जो कि दीर्घकालीन ये लोन को पास करती है। ओके, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ओके, जो भूमि विकास बैंक है वो दीर्घकालीन के लिए क्या करती है, तो लोन को प्रदान करती है। बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि देश की संगठन बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, मतलब कितने उसमें क्या होते हैं, तो प्रकार होते हैं। ओके, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे व्यवसायी हो गया, ओके, मतलब लेन देन वाला हो गया, ETC मैंने 4 को होते हैं। अब चलिए अब यहाँ से ये दे रहा है कि देसी बैंकर किसका उदाहरण, जो देसी बैंकर है आपके वो किसका उदाहरण, तो याद रखिए असंगठित का है। किसका है, तो असंगठित का है। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17, 18, 20 में पूछा हुआ है। ओके, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो याद रखिए केंद्रीय बैंक जिसको कहा जाता है वो RBI को कहा जाता है। अब बोल रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक, ओके, ये जो है कि स्थापना कब हुआ था, जो कि 2011, 21 और 22 में पूछा है। इसकी जो स्थापना हुआ था याद रखिए 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कौन सा बैंक ज्यादातर सीधे सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, सीधे एकदम सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। तो कार्य का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्य बैंक का। किसका करती है, तो वाणिज्य बैंक का करती है। चलिए 12 नंबर को देखते हैं। बोल रहे कि आपसी सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर कौन सा बैंक कार्यशील है, कि मतलब कौन सा बैंक जो होता है वो क्या होता है, कार्यशील होता है। कब, तो आपसी सहयोग और सद्भाव के लिए। ओके, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी बैंक। कौन सा होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं जो कि आपसी सहयोग एवं सद्भाव के आधार होते हैं। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को करते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, कि मतलब कौन सा भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये का हो जाते, सी हो जाते, विकास वित्त संस्था का नहीं है, प्रतिभूमि का है, औद्योगिक बाजार का है, लेकिन इसका है वह नहीं। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, वित्तीय संस्था किसी भी देश का क्या माना जाता है, मतलब जो वित्तीय संस्था से पैसा कौड़ी क्या माना जाता है, मेरुदंड भी माना जाता है। इसको हम लोग दूसरा का नाम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। ओके, चलिए हम लोग चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, राज्य स्तरीय संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं का मतलब कौन सा संस्था राज्य स्तरीय। ओके, तो राज्य स्तरीय याद रखिएगा वो है सहकारी बैंक। कौन सा बैंक होते हैं, सहकारी आपके बैंक होते हैं। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, मतलब किस प्रकार के है। तो 16 का
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापारी है। कौन सा है जी आपका गैर संस्था व्यापारी वाला संस्था होते हैं। अब देखिए बोल रहे हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है कि मतलब किस स्तर पर होता है सहकारी का। ओके तो 17 का राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे किस स्तर पर होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ओके यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं तो डी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि राज्य के जिला स्तर पर कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है, मतलब कितने केंद्रीय जो होते हैं सहकारी बैंक है किसके थे जिला स्तर पर। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25 है। कितने हैं जी आपके 25 है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको 19 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। व्यवसायी जो बैंक होते हैं जैसे कि आपके एक्सिस बैंक हो गया आरबीआई तो समझिए कि एसबीआई हो गई ईटीसी की राष्ट्रीयकरण कब से प्रारंभ हुआ जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 11 16 18 18 20 में पूछा हुआ है। ओके तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1900 कितना में 69 में 1900 कितना में 69 देखिए 69 79 सब करने में तो दिक्कतें होती है। ओके चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बोल रहे कि देश में वर्तमान में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है कि मतलब कितने ये समझिए कि कार्य में लगी हुई है क्षेत्रीय बैंक। ओके तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी 196 बैंक लगी हुई है हम लोग की सेवा में। ओके चलिए अब हम लोग अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या है तो मतलब बिहार में कितनी है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6842 है। कितना है आपके 6842 है। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए पुनः वित्त प्रदान करने वाली शिखर संस्था है कि मतलब कौन सी संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाबार्ड है। कौन सा है तो आपका नाबार्ड है। ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते उसका स्थापना कब हुआ था तो जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में किया गया था। अब चलिए अब हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। मतलब निम्नलिखित में कौन व्यवसायी बैंकों के कार्य करते मतलब बैंकों के कार्य है। ओके व्यवसायी बैंकों का तो जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऋण भी प्रदान करती है जमा राशि विषय भी कार्य करती है एजेंसी संबंधित भी कार्य करती है। यानी 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इनमें से यानी इनमें से सभी। ओके अब चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है कि व्यवसायी बैंक प्रायः कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है कि मतलब कितने प्रकार की जो जमा राशि होता है उनको स्वीकार करता है। तो याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4 को जमा राशि को क्या करता है तो स्वीकार करता है। देखिए 26 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार क्वेश्चन कर रहा है। ओके भारत की वित्तीय राजधानी किससे कहते हैं मतलब पैसे वाली की राजधानी किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा बम्बई या मुंबई मुझको जम गई। ओके मतलब कि 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किस वर्ष सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ मतलब किस वर्ष हुआ था तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1904 में क्या किया गया था तो पारित किया गया था। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मेलगेन समिति बनाई गई। मेलगेन समिति कब बनाई गई 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1914 में इसको बनाई गई थी। अब चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 29वां प्रश्न कि किस वर्ष सहकारिता प्रांतीय सरकार एवं हस्तांतरित विषय बन गया मतलब किस वर्ष बन गया तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ओके 1919 में बना था कब जब जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था तब। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्वयं सहायक समूह मुक्त कहाँ बनाएगी। जो स्वयं सहायक जैसे कि आप लोग आज आजीविका के नाम से जानते हैं जीविका के नाम से जानते हैं वो सबसे पहले कहाँ की गई थी तो ओके तो याद रखिएगा वो जो किया गया था 30 का वो किया था ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था। कहाँ किया गया था ग्रामीण क्षेत्र में ताकि कुछ लोगों का विकास हो सके। अब देखिए
ये 31 में बोले कि स्वयं सहायता समूह के लगभग कितने व्यक्ति होते हैं, लगभग उसमें कितने व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता है, तो लगभग जो किया जाता है 15 से 20 व्यक्ति को गुट कर एक क्या बनाया जाता है, तो एक मेन चीजें बनाई जाती है। चलिए अब हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं। 32वें क्या बोल रहा है, बोले कि स्वयं सहायता समूह से किसके सशक्तिकरण में योगदान होता है। ओके, स्वयं सहायता तो कौन ये ज्यादा करते, ज्यादा महिलाएं करते हैं। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो बी हो जाएंगे। ओके, चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है जो कि स्वयं सहायता समूह क्या किए थे, तो ये समझिए वो जन्म दिए थे। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोमोयूनुस थे। ओके, जिसको क्या किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलिए अब हम लोग 34वें प्रश्न को देखते हैं। 34वें क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 34 नंबर बोले कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, मतलब जो गैर आर्थिक कारक है वो है तो आपके कौन है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। कौन है जी आपके प्राकृतिक संसाधन, ये गैर आपके क्या होते हैं, तो कारक होते हैं। अब चलिए 35वां बोल रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुई थी, कि मतलब कब ये किया गया था। ओके, तो जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 में किया गया था। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दिखाई दे रहा है 36 नंबर की कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनः वृत्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, मतलब जो शीर्ष संस्था है वो कौन से, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। तो जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भूमि विकास बैंक। कौन सा है आपके, तो भूमि विकास बैंक है। ओके, चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनके आपके संस्थापक कौन है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये ए हो जाएंगे, प्रोमोयूनुस थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 38वां देखते हैं। ओके, इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि आपके 2022 में भी क्या हुआ है, पूछा हुआ है। बोला कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मानिए समझिए कि दौरान बना था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रथम पंचीय योजना के अंतर्गत ही इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। यदि इस वीडियो को आप ये समझिए यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ। आपका ये चैप्टर आपका 5 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजगार एवं सेवाएं, क्योंकि हम लोग बहुत बेरोजगार हैं, तो इसलिए रोजगार के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग रोजगार कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, तो पूरक होते हैं। अगर रोजगार होगा तो कुछ वस्तु को हम लोग कर पाएंगे, अगर रोजगार नहीं होगा तो क्या कोई वस्तु को यूज कर पाएंगे, नहीं, पैसा ही नहीं होगा तो वस्तु का खाक यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है, जो आर्थिक विकास होते हैं उनके क्षेत्र कितने होते हैं, तो याद रखिएगा उनके क्षेत्र आपके कितने, 3 है आपके, एगो प्रथम, द्वितीय और कौन से, तृतीय है। अब देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में, तो देखिए सबसे जो छिपी हुई बेरोजगारी वो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इससे फायदा होते नहीं है, 4-5 व्यक्ति कंटिन्यू लगे हुए होते हैं जिससे कि क्या हो जाती है, तो बेरोजगारी आपके बनी के बनी ही रह जाती है। जैसा कि 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान है, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद में। ओके, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं 4 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा का। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएंगे आपका, सेवा। ओके, अब देखिए 5 में बोल रहे हैं कि सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भाग में बांटा गया, जो सेवा क्षेत्र है उसको समानतः हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं। ओके, तो उसको जो बांटा गया वो 2 भागों में आपके बांट दिया गया है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकारी सेवा का भाग है, जो सरकारी सेवा का वो भाग है, तो समझिए कि स्वरोजगार अपना है, बैंकिंग भी अपना है, शिक्षा भी अपना है, सैन्य सेवा जो होते हैं याद रखिएगा आपके क्या होते हैं, सरकारी सेवा का ये भाग होते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सी सेवा गैर
सरकारी है, मतलब कि यूँ समझिए कि क्या है, सरकार के द्वारा उसको नहीं चलाई, जैसे सैन्य सेवा है आपका सरकारी है, बीज सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है, मॉल सेवा अपना क्या है, गैर सरकारी है। कि मतलब मॉल में अपना क्या रहता है, अधिकार रहता है, जो टैक्स देना पड़ता है वो दिया जाता है। ओके, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, काम के बदले अनाज योजना कब लाया गया। तो मतलब काम करेंगे तो पैसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, अनाज दीजिए। कब लाया गया था, याद रखिएगा ये 2004 ईस्वी में क्या किया गया था, तो लाया गया था। तो अब 9 नंबर क्या बोल रहे कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा क्या है आपका। ओके, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय स्तर है। कौन सा स्तर, एक प्रकार के है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर होते हैं। ओके, चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। मतलब कौन से व्यक्ति नरेगा के नाम से उनको जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा वो जो थे आपके हमारे गांधी जी थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, कि मतलब कब की गई थी जवाहर का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985। ओके, 1989 में किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहे कि किस देश को अग्रणी युवा देश कहा जाता है, कि मतलब कि यहाँ पर ज्यादा युवा है, जवान है लोगों के। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत को। किसको बोला जाता है, तो भारत को बोला जाता है। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहे कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। कि मतलब ये कि यूँ समझिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो वो जो क्षेत्र है आपका, ओके, 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उभर रहा है। ओके, चलिए हम लोग अब 14 नंबर का प्रश्न देखते। 14 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मतलब विकास क्षेत्र से थोड़ा सा भी क्या होता है, तो संबंधित नहीं होता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहकारी जो क्षेत्र होता है विकास से कोई भी प्रकार का संबंध होता नहीं है। कृषि से होता है, उद्योग से भी होता है, सेवा क्षेत्र से भी होता है। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोले कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। मतलब आउटसोर्सिंग के मतलब ही बाहर से आने का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत है। कौन सा है आपके, भारत है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, मतलब कौन नहीं है, जो 2013, 16 और 18 में पूछा। देखिए ये कौन नहीं है, तो उड़ीसा है आपका, ये समझिए बिहार है, उड़ीसा है आपका, मध्य प्रदेश है। कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है, बीमारू राज्य में आते नहीं है। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोले कि बिहार संपन्न है, मैंने क्या चीज से संपन्न है, याद रखिएगा वो जो संपन्न है आपको कृषि क्षेत्र से ज्यादातर क्या है, तो संपन्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सेवा क्षेत्र के कितनी बुनियादी सुविधाएं है, कितनी है, तो याद रखिएगा 2 गो है। कौ गो है आपका, 2 गो है। और थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन सा है। ओके, तो ये सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। कौन सा है, वो सरकारी सेवा है और दूसरे आपका गैर सरकारी सेवा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी के घटक है। मतलब मानव पूंजी के वो क्या है, तो घटक होते हैं, जैसे भोजन, आवास, वस्त्र। तो कोई प्रकार की ये मानव पूंजी का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब बोले कि आधुनिक मंदी का असर भारत पर पड़ा, मतलब भारत पर पड़ा था, लेकिन कैसा पड़ा था, ज्यादा पड़ा था कि कम पड़ा था, कम पड़ा था। क्यों, क्योंकि यहाँ गली गली गाँव गाँव में कोई भी फसल उगा कर आप अपना जीवन यापन कर सकते, लेकिन विदेशों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। अब देखिए बोल रहे हैं किस प्रश्न की, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संगलन है, का मतलब कैसा है। ओके, मतलब कार्यशील में, ठीक है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा ये हो जाएंगे कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे आपके, कृषि क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या कौन सा, भारत की आबादी कितनी थी। जब 2011 में
जब 2011 में हुआ था तो उनकी जनसंख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा आपका 121 करोड़ था। कितने करोड़ था, तो 121 करोड़, यानी ऑप्शन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब क्या चीज में आप ये बेरोजगारी छिपी हुई है, तो याद रखिएगा वो जो क्षेत्र है आपके कौन सा कृषि क्षेत्र है जहां पर आपकी क्या हुई है, तो बेरोजगारी छिपी हुई है। अब चलिए 24 और 25 हम देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है मेरा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है, गरीबी का जो कुचक्र है उसकी धारणा कौन दिए थे, 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेगनर नक्स ने क्या किए थे, तो ये धारणा आपके दिए हुए थे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। नरेगा शुरू हुई थी, नरेगा आपका कहां से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान से शुरू हुआ था। और यू सॉरी 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हुआ था। ये जो हुआ था आपका स्वयं सहायता दल हुए थे। ओके, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, यदि ये वीडियो का अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, 6 है वो है आपका कौन सा, तो यूं समझिए इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा बोल रहा है कैसा, तो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस प्रक्रिया के द्वारा ये जो है आपका जो चैप्टर है वैश्वीकरण है, याद रखिएगा। ओके, जिसमें कि आपके क्या किया जाता है, विश्व के सारे मार्केटों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो बोल रहे कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकीकरण किया जाता है। ओके, तो मतलब कि विश्व के पूरे अर्थव्यवस्था को जब हम एकीकरण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैश्वीकरण कहा जाता है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, मतलब जो वैश्वीकरण है उसका अर्थ क्या है, तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में क्या रखना, सपने रखना का मतलब कि तालमेल रखना, यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निजीकरण एवं उदारीकरण का परिणाम क्या है, मतलब जो निजीकरण होते हैं या उदारीकरण होते हैं उसका परिणाम क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं दोनों को मिलाकर वैश्वीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, आपके वैश्वीकरण किया जाता है। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए जैसे कि आपको 4 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, मतलब ये हटा देती है तो बेचारी उदार करती है सरकार, मतलब सराम करती है। तो यूं समझिए 4 का जो उदारीकरण हो जाएगा, विश्व को बाजार जोड़ना वैश्वीकरण, निजीकरण का मतलब अपना कोई भी चीज करना वो क्या हो जाता है, निजीकरण कहा जाते हैं। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं कि नई आर्थिक सुधार नीति कब लाई गई, जो नई आर्थिक सुधार नीति था वो कब लाया गया था, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1951 में ये विधि को लाया गया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, जो नए आर्थिक नीति है उसको किसको सम्मिलित किया गया था। ओके, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपको उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। ओके, यानी यू समझिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न मेरा, बोले कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने के, मतलब जो वैश्वीकरण होते हैं उनके मुख्य अंग कितने होते हैं। देखिए 2011, 14, 18, 20 में पूछा हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यस वो हो जाएंगे 5। कितने होते हैं वैश्वीकरण का आपका मुख्य अंग, 5 होते हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे कुछ आपको बताई जाएगी। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का मुख्य अंग नहीं है, जो वैश्वीकरण का होता है वो मुख्य अंग नहीं होते। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये समझिए पूंजीकरण का निर्वाह प्रवाह, श्रम का निर्वाह प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्वाह प्रवाह, ये सब के सब है ही नहीं। ओके, तो यानी राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ये कुछ है नहीं आपके। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले कि वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कंपनी के है, मतलब वैश्वीकरण जो करते हैं वो कौन से है, तो याद रखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के। क्यों, क्योंकि बहुत सारे देशों में जाकर अपना अपना छोटा छोटा ब्रांच खोलती है तो सबकी कॉम्बिनेशन ये करती है। तो समझिए कि वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, तो भागे होती है।
अब चलिए अब बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न आपका बोल रहे क्या कि दो या दो से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनी कौन सी, का मतलब कि दो या दो से अधिक देशों में। ओके, तो वो जो होती है वो बहुराष्ट्रीय होती है, लोकल कोई प्रकार की होती है, देशी का मतलब अपना, देश में निजी का मतलब हाँ अपना, लेकिन एक देश से दूसरे देश पर नियंत्रण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, तो नियंत्रण आपके करती है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त चिन्ह है खाद्य पदार्थ का, देखिएगा ना सरसों चाहे कोई भी चीज जो शुद्धता होगा वहां पर एक मार्ग लिखा होगा, याद रखिएगा क्या लिखा होगा, एक मार्ग। और सोना का जो होता है शुद्धता जिसकी जांच की जाती है, देखिएगा हॉल मार्क लिखा रहता है। कौन सा मार्क लिखा रहता है, हॉल मार्क लिखा रहता है। ओके, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि 2018, 19, 20, 21 पूछा, ठीक है। फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी है, यानी इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है उसको क्या कहते हैं, तो यूं समझिए कि जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विदेशी निवेश का ही जाती है। अब चलिए अब हमने 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्नलिखित में से कौन से वैश्वीकरण को संभव बनाने वाली कारक है। ओके, मतलब कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाली कारक है। ओके, प्रौद्योगिकी भी है, विदेशी व्यापार भी, विदेशी निवेश भी, इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1921 में तो 95 में किया गया था। और देखिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का, जो विश्व व्यापार संगठन है उनका मुख्यालय आपका है तो कहाँ है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनेवा है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है जी, तो जनेवा, ये भी आप लोग याद रखिए जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, ओके, ये बोले कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ओके, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका, ठीक है ना। दूसरा का व्यापार को होने से रोकना ये बोल रहा है। ओके, यानी यूं समझिए कि आपका और क्या बोल रहा है कि विकासशील देश पर नियंत्रण करना, विकसित देशों को छूट देना, ऐसा कुछ ये तीनों पॉइंट नहीं है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जैसे कि आपको 18 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वैश्वीकरण हुआ तो भारत का क्या प्रभाव पड़ा था, तो याद रखिएगा सकारात्मक नकारात्मक दोनों पड़ा था। यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव है, वैश्वीकरण का कैसा प्रभाव सकारात्मक है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उसमें नए बाजार तक पहुंचना ये भी है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार ये भी है, उत्पादन के स्तर को उन्नत करना ये भी है। यानी यूं समझिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला, मतलब कौन से उद्योग को माने ज्यादा से ज्यादा क्या मिला था, प्रोत्साहन मिला था। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ज्यादा जो मिला था आपका किसका मिला था, कृषि और पशुपालन का मिला था। किसका मिला था, कृषि और पशुपालन का। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा है, मतलब किसके, मतलब ज्यादा पड़ा या कम पड़ा। ओके, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम पड़ा, कुछ ज्यादा पड़ा हो रहा नहीं। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन से आम आदमी पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, मतलब कि किस पे ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक समझे कुशल व्यक्ति पर ना, श्रमिक रोजगार, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को करते। 23 नंबर क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में किया गया था। अब नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो जो नीति आयोग का गठन हुआ था याद रखिएगा जनवरी 2016 में किया गया था। अगर इस वीडियो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। बिना टाइम
गंवाए हुए। ये बोल रहे कि व्यक्ति जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने के लिए खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए वही समझिए, वस्तु खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। ओके, दुकानदार वाला देता है, विक्रेता का मतलब बेचता है। ओके, यानी ये समझिए कि एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का प्रमुख है, का मतलब कि क्या है 2 का? ओके, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग है। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था के क्या प्रमुख ही अंग होते हैं। अगर उपभोक्ता यूज ना करे तो बताइए बाजार में मार्केट में कोई पदार्थ पड़ते पड़े सड़ जाएगा जो कि 1 रुपया आए होएगा नहीं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज की जांचना चाहिए? स्तर को भी जांचना चाहिए, मात्रा का वजन को भी जांचना चाहिए, मूल्य को भी जांचना चाहिए। यानी 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ओके, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जागो ग्राहक जागो एक नारा है, मतलब ये कौन से नारा है? ओके, मतलब कि कौन, इस उद्योगपति जागरण का है या कृषि जागरण का है या विक्रेता जागरण का? नहीं, ये जो है आपको उपभोक्ता जागरण का। क्यों? क्योंकि पहले के डेट में बहुत ठगी जाती थी ग्राहकों को। ओके, अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक है, तो मतलब मुख्य कारक क्या है? तो देखिए मिलावट की समस्या है ही, सूचना का अभाव है, ऊंची कीमत है, या न्यू समझिए कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? ओके, मतलब कब किया गया था कि भारत में क्या उपभोक्ता के लिए कुछ नियम बनाया जाए? तो 1986 में किया गया था, याद रखिएगा हमेशा। ओके, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? जो 7 का राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है आपके? तो 15 मार्च को इसको बनाया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोले कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हुई? मतलब उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा हो गई। ओके, कौन से देश में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में हो गई थी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखने का क्या करते हैं? तो कष्ट करते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था होती है, मतलब ये कितने प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? त्रिस्तरीय ये व्यवस्था है। तो चलिए आगे हम देखते हैं 10 नंबर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? जो शुद्धता होते है वो कौन से चिन्ह से किया जाता है? याद रखिएगा हॉलमार्क एक चिन्ह होता है जिसके और उसी के वजह से क्या किया जाता है? शुद्धता की जांच की जाती है कि सोना नकली है या ये ओरिजिनल है। ओके, अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्या प्रश्न बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये बोल रहा है आपका कि कृषि उत्पादनों में मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन से कृषि उत्पाद के लिए? ओके, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक मार्ग का किया जाता है। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दिया, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? जो उपभोक्ता होते हैं वो कहाँ शिकायत करते हैं? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग में। कहाँ शिकायत करेंगे? तो राष्ट्रीय आयोग में। अगर कम होगा तो राज्य आयोग में करेंगे, उससे भी कम होगा तो याद रखिएगा वो कहाँ करेंगे आपके? तो यूँ समझिए कि जिला अदालत में वो लोग करते हैं। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देश में अभी कुल कितने जिला फोरम है?
फोरम है। ओके, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ओके, मतलब कितना 500 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 582। चलिए 14 नंबर का देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। ओके, ये कौन होते हैं, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्या होते हैं, मानव अधिकार आयोग के क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, मतलब 15 का कौन से वर्ष में आया था। ऑप्शन ए 1951, 1961, 1900 ये समझिए कि कितना 81 और 1990 तक कब किया गया था। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 1900 क्या किया गया था, तो 90 में किया गया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कि मतलब कब पारित हुआ था। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में किया गया था। अब 17 नंबर बोल रहे कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, मतलब सूचना का जो अधिकार हुआ था कब हुआ था, 2005 में हुआ था, मतलब अक्टूबर 2005 में हुआ था। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्य चिन्ह होता है, कि मतलब कौन सा चिन्ह होता है। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जब बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ पे, तो याद रखिएगा एक मार्क अगर सोने पर कहेगा तो आप लोग हॉल मार्क याद रखिएगा। कौन सा मार्क याद रखिएगा, हॉल मार्क। ओके, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो आपको बताया गया था कि कब लागू हुआ था, तो 2005 में हुआ था। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह आपका क्या हुआ, इकोनॉमी चैप्टर